नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी एक और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं कुछ इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट को एक अलग लेवल पे ही पहुंचा दिया था। दोस्तों ये जो मैं इन्वेस्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये इन्वेस्टर्स इंडिया से नहीं है दोस्तों, इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर हैं। मैं इस वीडियो को डालने के बाद अगर मुझे अच्छा रिव्यू मिलता है तो मैं इसके बाद इंडिया के इन्वेस्टर्स जो होंगे जिन्होंने बहुत मतलब रिमार्केबल वर्क किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर का नाम है दोस्तों, वो हैं जॉर्ज सोरोस। दोस्तों जो जॉर्ज सोरोस हैं दोस्तों, वो एक हंगेरियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं दोस्तों। उनका जो पूरा नाम है जॉर्ज स्वार्टज है, जो बाद में जॉर्ज सोरोस के नाम से जाता था, उनका नाम था। जो उन्होंने अपने जो कैरियर को है मतलब उन्होंने फाइनेंस से शुरू किया था और उसी वक्त ही वो एक ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने हुए थे, मतलब जब से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। दोस्तों उनका सबसे बड़ा जो मतलब अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने क्वांटम फंड के थ्रू बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया और अपने जो उनके इन्वेस्टर थे क्वांटम फंड में, उन्हें बहुत सारा पैसा बनाकर दिया दोस्तों, जिसके कारण उन्हें एक टॉप लेवल का इन्वेस्टर माना जाता था। दोस्तों जो सोरोस का स्टॉक पिकिंग की स्किल है और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो बहुत ही रिनोन है दोस्तों। वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ही अदर जो इन्वेस्टर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करने का काम करते हैं और मैनेजर्स भी चुनते हैं दोस्तों फंडों के लिए, ताकि वो फंड्स अच्छी तरह से काम कर सके दोस्तों। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने जो अपनी वेल्थ है उसका बहुत सारा पैसा सोशल कॉजेज में लगाया है दोस्तों, और उनका जो मतलब डोनेशन करने का तरीका था दोस्तों, उसके कारण उन्हें कई बार मतलब ओपन सोसाइटी में उन्हें कई बार मतलब सुनने को भी मिली है दोस्तों। उनका जो ओपन सोसाइटी फंड के नाम से बहुत सारा जो ह्यूमैनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, उनमें काम भी किया गया है दोस्तों, और उनका जो वो डोनेशंस देते थे उनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी रहे हैं दोस्तों। उनका जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सपोर्ट प्रोग्रेसिव कॉज के लिए क्रिटिसिज्म भी मिला था दोस्तों उन्हें। ओवरऑल जो सोरोस हैं दोस्तों, मतलब जो सोरोस हैं वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट ही कह सकते हैं उन्हें, जिनका कंट्रीब्यूशन है जो फाइनेंस के वर्ल्ड में और सोसाइटी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है और बहुत ही रिमार्केबल रहा है दोस्तों। अब उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा मतलब फेमस हुए थे दोस्तों। उन्होंने जॉर्ज सोरोस थे जो उन्होंने ना बैंक ऑफ इंग्लैंड को डाउन करने में मतलब उनका काफ़ी बड़ा हाथ था। 1992 में उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को डाउन किया था। इस इवेंट को दोस्तों उस टाइम ब्लैक वेडनेसडे के नाम से भी जाना जाता था। इस इंसिडेंट के पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये इवेंट क्या था दोस्तों। इस इंसिडेंट के पहले यूके बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट थे ना दोस्तों, वो बहुत ही हाई थे और जो ब्रिटिश पाउंड था वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। तो जॉर्ज सोरोस थे और उनके जो एसोसिएट्स थे, जो उनकी कंपनी थी, उन्होंने इस एडवांटेज का फायदा लेने की सोची दोस्तों, और हर इन्वेस्टर है फायदा लेने की सोचेगा ही दोस्तों। तो उन्होंने उनका जो क्वांटम फंड था उसके अगेंस्ट जितने भी फंड आए थे उनके साथ उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के ऊपर एक ना मैसिव शॉर्ट पोजीशन होल्ड की दोस्तों, ताकि वो गिरे और उन्हें पैसा बने दोस्तों। तो उन्हें जितना भी उनका सारा फंड था उन्होंने वो सारा उस ब्रिटिश पाउंड को मैनिपुलेट करने में लगा दिया दोस्तों, इन एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम था और इनके पास ज़्यादा था उसे शॉर्ट करने के लिए। तो इस एफर्ट की वजह से जो बैंक का जो पाउंड था, ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू है वो ड्रॉप होगी, और बैंक ऑफ इंग्लैंड था जो उनको इंग्लैंड फोर्स थी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, जो उनकी इकोनॉमी के लिए मतलब बहुत बुरा था। जॉर्ज सोरोस के एक्शन के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहुत ही नुकसान पहुंचा दोस्तों, और अल्टीमेटली उनके फोर्स इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े दोस्तों, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड को। पाउंड की वैल्यू में बहुत बड़ा ड्रॉप आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण पाउंड की वैल्यू में ड्रॉप आना ही था। तो और ब्रिटिश पाउंड का प्राइस वो फ्री फॉल में मार्केट में ट्रेड करने लगा दोस्तों, जिसके कारण सभी उस पर ट्रेड कर सकते थे। और फ्री फॉल में ट्रेड होने की वजह से ब्रिटिश पाउंड का जो के रेट थे, ब्रिटिश पाउंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा, और जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को काफ़ी लॉस सहना पड़ा। इस इवेंट के बाद जॉर्ज सोरोस एक रीनोन इन्वेस्टर्स बन गए और हर कोई उन्हें जानने लगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड को उन्होंने डाउन किया था दोस्तों। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और मार्केट है, मतलब उनको काफ़ी नॉलेज को काफ़ी रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन मिली दोस्तों। इसके साथ ही उस दिन को ब्लैक वेडनेसडे के बाद, मतलब जो ब्लैक वेडनेसडे उस दिन को बताया जाता है, यूके के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बहुत केयरफुली एवेल्युएट किया गया दोस्तों। ओवरऑल जो हमारे जॉर्ज सोरोस जी हैं उनके एक्शन के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट बन गए दोस्तों। वैसे जॉर्ज सोरोस, अगर आपको नहीं पता हो तो जॉर्ज सोरोस ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक इंटरव्यू दिया था, को लेकर चर्चा में भी आए थे दोस्तों। वो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ मतलब
मतलब आपत्तिजनक विचार प्रकट किए थे, जिसकी वजह से उनका नाम भी काफ़ी अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब महीना डेढ़ महीना पहले ही चर्चा में रहा था दोस्तों। ये है हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर जो है जॉर्ज सोरोस दोस्तों। अब सेकंड जो इन्वेस्टर है दोस्तों वो है डॉक्टर माइकल बरी दोस्तों। डॉक्टर माइकल बरी भी एक अमेरिकन हेज फंड के मतलब मैनेजर हैं, या आप उनको उन्होंने ही वो फंड स्टार्ट किया था। इनके फंड का नाम था सियोन कैपिटल दोस्तों। उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट और मार्केट एनालिस्ट के लिए जाना जाता है, उन्हें मतलब इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो मार्केट का एनालिसिस काफ़ी अच्छा करते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मेडिकल फील्ड में की थी दोस्तों, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इंटरेस्ट को फाइनेंस फील्ड में फोकस किया दोस्तों और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। डॉक्टर माइकल बरी हैं, उनके सबसे फेमस अचीवमेंट है वो है उनके हाउसिंग मार्केट की फाइनेंशियल क्रैश के बारे में प्रेडिक्शन की थी उन्होंने। मतलब जो अमेरिका में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उनकी उन्होंने मतलब प्रेडिक्शन की थी दोस्तों। और अपने हेज फंड जो उनका था सियोन कैपिटल दोस्तों के थ्रू इस क्राइसिस से प्रॉफिट जनरेट किया था दोस्तों। इस इवेंट के बाद में 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रेडिक्शन करने के लिए उन्हें जाना जाता था दोस्तों। जो डॉक्टर माइकल बरी हैं, उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो उनके काफ़ी सक्सेसफुल रही है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं और उनकी जो यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है दोस्तों और मार्केट एनालिसिस है उनकी वजह से उनको एक टॉप लेवल का इन्वेस्टर बना दिया था दोस्तों। जो डॉक्टर माइकल बरी हैं, उनके एक बहुत अच्छा स्टॉक पिकर भी माना जाता है दोस्तों। उनका स्टॉक पिकिंग स्किल्स काफ़ी मतलब रिनोन है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट किए हैं और जो अपनी जो इन्वेस्टर थे उनके फंड में, उनको भी काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न उन्होंने दिया है। अपनी सक्सेस के कारण उन्हें बहुत रिस्पेक्ट और रिकग्नाइजेशन मिली थी दोस्तों। बरी का इंटरेस्ट स्टॉक रिसर्च करने में था। वो अपनी रिसर्च के लिए बहुत सारे बहुत मतलब घंटे वो डेडिकेट करते थे स्टॉक की रिसर्च के लिए दोस्तों। उनका जो पैशन और डेडिकेशन उनको एक टॉप लेवल का इन्वेस्टर मतलब बनाया था। उनके पैशन और डेडिकेशन ने भी, सिंपल सी बात है, आप भी अगर पैशन और डेडिकेशन से कोई काम करेंगे तो काम तो बनना ही है दोस्तों आपका। ओवरऑल जो डॉक्टर माइकल बरी हैं दोस्तों, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और मार्केट एनालिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन फाइनेंस फील्ड में सिग्निफिकेंट रहा है दोस्तों। और उनका जब 2008 का जो पैसा बनाया था उन्होंने स्टॉक मार्केट से, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। 2008 में डॉक्टर माइकल बरी ने ऐसा किया था कि जिसकी वजह से उन्हें इतना पहचाना जाने लगा कि डॉक्टर माइकल बरी ने 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट करने के लिए मार्केट एनालिसिस का यूज किया दोस्तों। उन्होंने हाउसिंग मार्केट का जो बबल था दोस्तों उनका पता लगाया, जिसके कारण रियल एस्टेट प्राइसेस थे जो आर्टिफिशियली हाई हो गए थे दोस्तों 2006, 7, 8 के आसपास अमेरिका में दोस्तों। तो डॉक्टर माइकल बरी ने इसी कारण से हाउसिंग मार्केट की फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रेडिक्ट किया था। एक्चुअली हुआ यूं था दोस्तों कि अमेरिका में जो हाउसिंग मार्केट थी वो बहुत ही बूम पर थी। बैंक्स पर लोन दिए जा रहा था लोगों को ताकि लोग अपने घर बना सकें। बैंक्स पर लोन का इतना प्रेशर था दोस्तों कि उन्होंने मतलब जब लोन लेते हैं तो ठीक ठाक से डॉक्यूमेंट्स तक नहीं, लोगों के डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी चेक नहीं किया था। जैसे हम अभी यहाँ से इंडिया से कोई बैंक लोन लेते हैं तो काफ़ी मतलब वो होती है आपकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उस टाइम ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना मतलब बैंक ने ज़रूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को मतलब लोन था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि मतलब लोन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की भी पेमेंट नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो डॉक्टर माइकल बरी ने अपने हेज फंड सियोन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को इस प्रेडिक्शन के हिसाब से एडजस्ट किया और फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉफिट्स जनरेट किए, मतलब करने के लिए एक बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली। जैसे पहले जॉर्ज सोरोस ने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, तो इन्होंने भी उस पर एक शॉर्ट पोजीशन ली, सब प्राइम मॉर्गेज लिया। उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किए, जबकि बहुत सारे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को हाउसिंग मार्केट क्रैश के बाद सेल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब जो पोजीशन को होल्ड किया था वो फ्लो के अगेंस्ट जा रहे थे दोस्तों। एक्चुअली उन्होंने अपने हेज फंड के अंडर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए CDS मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। एक्चुअली CDS इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर अलाउड है। इसे आप एक तरह का इंश्योरेंस कह सकते हैं दोस्तों। और उन्होंने अपने मतलब जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको बैंक से अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट CDS परचेज कर लिया ताकि कुछ भी हो तो उनकी इन्वेस्टमेंट बची रहे। CDS के एक इंस्ट्रूमेंट या इंश्योरेंस है, मतलब मैं बता देता हूँ कि जिसमें आप अपने किए गए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। यदि मार्केट क्रैश होता है तो आपका पैसा या इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और या मतलब आपको रिटर्न भी मिल सकता है, उस पर इन्वेस्टमेंट सेफ रहे या उस पर रिटर्न भी आप कमा सके ताकि आपका जो भी पैसा है वो डूबे ना। तो उन्होंने अच्छी तरह इसको मार्केट क्रैश को स्टडी किया और डॉक्टर माइकल बरी को लगा कि जल्द ही मार्केट में बहुत बड़ा मतलब क्रैश होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने
हाउसिंग परचेज किए थे वो जब अब अपनी ना इंस्टॉलमेंट को डिफ़ॉल्ट करने लगे थे, तो बैंक को नुकसान होना तय ही था दोस्तों। तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए सीडीएस का परचेज किया बैंक से। और डॉक्टर माइकल बरी की प्रेडिक्शन के हिसाब से 2008 में हाउसिंग मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। 2008 का क्रैश तो हर किसी को याद है, इंडिया में भी उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा था दोस्तों। और माइकल बरी के जो इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन तो ली हुई थी दोस्तों, और बहुत सारा प्रॉफिट उस शॉर्ट पोजीशन के कारण जनरेट करने में उन्हें हेल्प मिली दोस्तों, जबकि बहुत सारे इन्वेस्टर को लॉसेज का सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो डॉक्टर माइकल बरी थे जो उन्होंने उस टाइम 2008 के आसपास $700 मिलियन लगभग 4500 करोड़ रुपए का, इंडियन 4500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसे उन्हें स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी पहचान भी मिली थी दोस्तों। ओवरऑल जो डॉक्टर माइकल बरी जी हैं वो बहुत ही कमाल के बंदे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपना पैसा सही दिमाग लगा के इन्वेस्ट किया दोस्तों, और उनकी प्रेडिक्शन के कारण दोस्तों वो एक सक्सेसफुल उन्होंने ट्रेड की 2008 के मार्केट क्रैश में दोस्तों। और अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी जो उन्होंने मना कर रहे थे उनके लिए भी बहुत सारा उन्होंने पैसा बनाया दोस्तों। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट नॉलेज ने उन्हें एक टॉप लेवल का भी इन्वेस्टर बनाया था। और फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है उनमें भी उन्हें बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली। एक्चुअली डॉक्टर माइकल बरी के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है दोस्तों, लेकिन वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है। आप नेटफ्लिक्स पे भी उसको देख सकते हैं दोस्तों। उसका शायद मूवी का नाम मैं बता देता हूँ, वो है, हाँ, बिग शॉट नाम है, जिससे डॉक्टर माइकल बरी और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है और किस तरह उन्होंने 2008 के हाउसिंग मार्केट को क्रैश किया। मैं आप सभी को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि उस मूवी को ज़रूर जाकर देखें, ताकि आपको पता चले कि कैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। हाँ, लेकिन वो मूवी हिंदी में नहीं है दोस्तों, इंग्लिश में आपको सब टाइटल के थ्रू देखना पड़ सकता है दोस्तों। जो थर्ड दोस्तों हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी एक नॉन इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक अभी 2022 में कोरोना के टाइम में 2020 में जाने गए थे। उनका नाम है बिल एक्मैन दोस्तों। बिल एक्मैन एक अमेरिकन हेज फंड और इन्वेस्टर हैं, हेज फंड के मैनेजर हैं और एक इन्वेस्टर हैं दोस्तों। उन्होंने एक्टिविस्ट इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो अपने खुद के आइडियाज़ और स्ट्रेटजी से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। उनके हेज फंड का नाम पर्शियन स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक्मैन ने अपनी कैरियर की जो शुरुआत थी 1992 में की थी दोस्तों, जब तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब उन्होंने गौतम पार्टनर्स नाम के एक हेज फंड को स्टार्ट किया था दोस्तों। गौतम पार्टनर्स बहुत ही सक्सेसफुल उनका फंड रहा था दोस्तों। एक्मैन को बहुत उस फंड से बहुत ही उन्होंने पैसा कमाया था और उनको नाम भी मिला था। लेकिन इसके बाद जो बिल एक्मैन है दोस्तों, उन्हें काफ़ी फेसेस लॉस का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उनमें उन्हें लॉसेज का सामना करना पड़ा था। एक्मैन के पास बहुत सारे स्किल और क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, जिनकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए। उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो एक डीप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, वो ऐसे कंपनीज को चूज करते हैं जिनकी रियल वैल्यू, जो कंपनी की करंट में रियल वैल्यू वो मार्केट प्राइस से काफ़ी कम हो दोस्तों। इससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, चाहे वो कंपनी को खरीदें या उसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों। जो बिल एक्मैन है दोस्तों, वो एक और काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है शॉर्टिंग, जिसे कहते हैं हम आज शॉर्ट करना कहते हैं, मार्केट शॉर्ट करना कहते हैं, जिसमें वो ऐसी कंपनियों को टारगेट करते हैं जिन्हें स्टॉक के प्राइसेस के बारे में वो नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं। इस स्ट्रेटजी को वो स्टॉक के प्राइस के गिरने के बाद फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, कि डाउन की और फिर उसे उन्होंने इन्वेस्ट किया ताकि शॉर्ट पोजीशन में होल्ड करें। लेकिन इस स्ट्रेटजी के कारण उन्हें काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा किसी भी कारण से तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने के लिए दोस्तों। एक्मैन ने अपने करियर में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी फेस किए हैं दोस्तों। उन्हें एक बड़ा कंट्रोवर्सी 2015 में हुआ था, जब उन्होंने एक वेट लॉस सप्लीमेंट कंपनी हर्बा लाइफ, ऐसा नाम था शायद उसका, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में नेगेटिव कमेंट किए और कहा कि इस कंपनी के जो स्टॉक हैं वो जल्द ही ज़ीरो होने वाले हैं, और उन्होंने उसमें एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड की दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, उस कंपनी के शेयर्स हैं वो काफ़ी ऊपर चले गए, जिसके वजह से उन्होंने $1 बिलियन का 2015 में करीब अनुमानित 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से एक्मैन को इन्वेस्टर्स जो उनके थे उनसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा दोस्तों। लेकिन डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड रिस्क, बिल एक्मैन ने अपने करियर में बहुत नाम और पैसा कमाया है दोस्तों। उनकी नेटवर्थ फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक $2.8 बिलियन है, जो अब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि बिल एक्मैन किस ट्रेड के लिए फेमस रहे दोस्तों। वो एक इवेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके कारण बिल एक्मैन को यहाँ तक हम लेके आए हैं इस लिस्ट में दोस्तों। हुआ यूँ था कि जो मार्च 2020, जिसे आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड में लॉकडाउन होने वाला था कोविड की वजह से दोस्तों, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश
हुआ और उन्होंने भी डॉक्टर माइकल बरी की तरह बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी जितनी भी उनके अगेंस्ट CDS का यूज़ किया और उन्होंने अपनी कंपनी पर्शियन स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट थी जो कि लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास थी, उनके अगेंस्ट लगभग 190 करोड़ के CDS बैंक से परचेज किए, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 190 करोड़ के CDS परचेज किए और एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि अगर अमेरिका को अपने लोगों को कोरोना वायरस पैंडेमिक से बचाना है दोस्तों तो सारे देश में मतलब बॉर्डर क्लोज कर देने या लॉकडाउन कर देना चाहिए दोस्तों। तो लोगों को लगा कि जो बिल एकमैन है वो हमारे देश के लिए, देश के लोगों की परवाह करते हैं दोस्तों, और उस ट्वीट को काफ़ी रीट्वीट किया गया दोस्तों और गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर देश में लॉकडाउन करना पड़ा और लॉकडाउन होते ही मार्केट थी जो अमेरिका की वो क्रैश हो गई दोस्तों। बट इसके पीछे बिल एकमैन का कुछ और ही इरादा था, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन होल्ड की हुई थी तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लगभग 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। जो उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 190 करोड़ रुपए के CDS खरीदे थे, उससे उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था, जो का अब तक का सबसे सक्सेसफुल ट्रेड है। इतना बड़ा ट्रेड किसी ने भी मार्केट में नहीं किया। मार्च 23 2020 को एकमैन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो शॉर्ट पोजीशन से 2.6 बिलियन अर्न कर चुके हैं दोस्तों। इस ट्रेड से एकमैन को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला दोस्तों और उसका सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग उन्हें फियर मॉन्गेरिंग कहने लगे कि वो मार्केट को और भी डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकमैन के डिसीजन ने उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाया और इससे उनकी कंपनी का नाम भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में उनका नाम आने लगा। इस ट्रेड से हमें ये बात समझ में आती है कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केट के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता रहे और अपने डिसीजंस को उनके हिसाब से एडजस्ट करता रहे, जैसा कि मार्केट मूव करती रहती है दोस्तों। बिल एकमैन ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई और इससे उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। बिल एकमैन के ऊपर एक फेमस डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जो आपके अमेजॉन प्राइम से आप परचेज कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट या मतलब परचेज करके देखनी पड़ सकती है क्योंकि वो फ्री नहीं है दोस्तों, जिसका नाम है बैटिंग ऑन जीरो दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसे भी ज़रूर देखें दोस्तों, जो बिल एकमैन ने मतलब ट्रेड किया है या उन्होंने कैसे ट्रेड किया, कैसे उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसके ऊपर उन्होंने मतलब ये एक अमेजॉन प्राइम की मतलब अमेजॉन ओरिजिनल की है ये वेब सीरीज़ कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री है, बैटिंग ऑन जीरो दोस्तों। मैं इसका नाम नीचे टाइटल में डाल दूंगा दोस्तों। तो जो हमारे चौथे इन्वेस्टर हैं दोस्तों वो हैं जेसी लिवरमोर दोस्तों। जेसी लिवरमोर एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल ट्रेडर थे जो 12th सेंचुरी की शुरुआत के साल में स्टॉक और कमोडिटीज़ में ट्रेड का काम करते थे दोस्तों। जेसी लिवरमोर को ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने कैरियर के दौरान कई बार मार्केट के बेरिश ट्रेंड को एंटिसिपेट करके प्रॉफिट अर्न कर चुके थे दोस्तों। जेसी लिवरमोर का जन्म 26 जुलाई 1877 में हुआ था और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कैरियर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दी थी। उनके जो फादर एक जो ड्राई गुड्स मर्चेंट थे और जैसी भी उनके साथ काम करते थे, लेकिन जब जेसी को अपने फादर के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तब उन्होंने ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया और ट्रेडिंग सीखने लगे और ट्रेडिंग करने भी लगे दोस्तों। जेसी लिवरमोर के पास ट्रेडिंग स्किल और इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे थे दोस्तों। उन्होंने अपनी कैरियर के दौरान बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेड्स किए हैं और इससे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और पैसा भी कमाया दोस्तों। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रही हैं दोस्तों। उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी उनके दौरान थी जब वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में मार्केट क्रैश के बाद बहुत प्रॉफिट अर्न कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद वो अपनी ऑटोबायोग्राफी रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर के थ्रू अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते थे दोस्तों। उनके नाम से एक बुक भी है दोस्तों। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम शेयर मार्केट बहुत डाउन था। उनकी लाइफ में कुछ फेलियर और ट्रेजेडीज भी थी, उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे और 1940 में उन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। जेसी लिवरमोर के बारे में बहुत सारे लेसन हैं जो ट्रेडर्स को बहुत काम आते हैं दोस्तों। जेसी लिवरमोर के पास बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट और ट्रेडिंग स्किल्स थी जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में बहुत यूज़ की दोस्तों और उससे बहुत सारा पैसा भी उन्होंने कमाया दोस्तों। उनके मार्केट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने और उनके हिसाब से अपने डिसीजन को एडजस्ट करना सीखा था दोस्तों। हर ट्रेडर को करना ही ऐसे चाहिए दोस्तों, मार्केट की मूव के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए ताकि वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सके दोस्तों मार्केट से।
और मैं भी मतलब आप सभी को भी मतलब इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आप सभी भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस से परे रहें और स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करें। तो मैं बताता हूँ जो 1929 का जो उनका मतलब जो इवेंट था उस बारे में, जिससे जैसे लिवरमोर फेमस हुए थे दोस्तों। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर भी उन्होंने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बहुत प्रॉफिट अर्न किया था दोस्तों। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड जो 1929 से लेकर 1939 तक था, 1929 के टाइम पर जो स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन मतलब सट्टा लगना और ओवर वैल्यूएशन हो गई थी। इसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश होने लग गया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लॉस हुए दोस्तों। जैसे लिवरमोर ने भी इस टाइम पीरियड में अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया दोस्तों। उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले दोस्तों अपनी पोजीशन को क्लोज कर लिया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट मतलब उन्होंने पोजीशन को शॉर्ट किया था, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी, जिसमें उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया और फिर उनके हिसाब से ही अपनी पोजीशन को होल्ड किया दोस्तों। उन्होंने क्या किया, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाली थी जिससे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन होल्ड किया, तबकि लोगों को पता नहीं था, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ऊपर बढ़ने की पोजीशन को होल्ड किया था। लोगों ने मतलब बहुत फांसी भी खाई थी लोगों ने उस टाइम दोस्तों, जिसके कारण उन लोगों 1929 में लोगों को नुकसान हुआ था दोस्तों। जैसे लिवरमोर के अपनी ट्रेड के दौरान रिस्क मैनेजमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे और अपनी ट्रेडिंग्स को कंट्रोल में रखा करते थे। इससे जैसे लिवरमोर में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते थे दोस्तों। ट्रेडिंग कैरियर में एक माइलस्टोन साबित होता था दोस्तों उनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों। उन्होंने मार्केट के मूवमेंट को समझा और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को एडजस्ट किया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोगों को हंसी आएगी अगर मैं वो फैक्ट इस वीडियो में आपको बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली जैसी लिवरमोर हैं दोस्तों, उनकी जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं दोस्तों, इस टाइम अवेलेबल हैं, उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जिनका नाम ब्रैंडी लव है दोस्तों, जो कि एक अमेरिकन पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस है जो अभी तक पोर्न इंडस्ट्री में भी एक्टिव है दोस्तों। जो उनकी मतलब पड़पोती कह सकते हैं आप, वो एक्टिव। मैं उनकी फोटो भी यहाँ दे देता हूँ दोस्तों। ये हैं जो मतलब ये हैं ब्रैंडी लव, जो एक पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस हैं दोस्तों। अब जो हमारे सबसे लास्ट इन्वेस्टर हैं इस लिस्ट के, वो हैं डॉक्टर जिम साइमंस दोस्तों। वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, हेज फंड के मैनेजर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं दोस्तों। उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग कैरियर है दोस्तों उसमें उसके दौरान बहुत सारे अचीवमेंट और अवार्ड्स लिए हैं दोस्तों। उनके जो हेज फंड का नाम है वो है रेनिसेंस टेक्नोलॉजी है। जिम साइमंस के जन्म 25 अप्रैल 1938 में हुआ और उन्होंने मैथमेटिक्स में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपनी PhD डॉक्टरेट जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से की है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो टीचिंग कैरियर की शुरुआत की, लेकिन 1978 में जिम साइमंस ने अपने टीचिंग कैरियर को छोड़कर रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज नाम से एक हेज फंड है जो उन्होंने शुरू किया दोस्तों। इस हेज फंड को के थ्रू जो जिम साइमंस ने अपने मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल किया दोस्तों, स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपनी मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल करके दोस्तों प्रॉफिट कमाया और एक बहुत अच्छे और नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर भी बने दोस्तों। जिम साइमंस ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ही एडवांस मैथमेटिकल मॉडल और एल्गोरिथम के थ्रू डेवलप किया था। इस मॉडल और एल्गोरिथम को क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कहते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स मतलब प्रोवाइड करने में मतलब हेल्प करती है इन्हें, हमारे जिम साइमंस जी को। जो इनका हेज फंड है रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन पाए हैं, जिसमें से एक है मेलेडिन फंड के नाम है फंड के बारे में। इस फंड ने 1988 से लेकर 2018 तक काम किया और इस टाइम पीरियड में ये फंड ने एवरेज एनुअल रिटर्न 66% की ग्रोथ को दिखाया है दोस्तों। जिम साइमंस ने अपने करियर के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन भी पाए हैं दोस्तों। उन्होंने 2006 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला है और 2016 में भी उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है दोस्तों। जिम साइमंस के ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड हैं दोस्तों। उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स और मूवमेंट को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया है, मतलब इतना केयरफुली कोई भी नहीं ऑब्जर्व जितना जिम साइमंस ने अब तक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मार्केट को ऑब्जर्व किया है दोस्तों। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मतलब ट्रेडिंग में बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों उनकी में, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, मूवमेंट ट्रेडिंग होगी, मीन रिवर्जन हो गया, स्टैटिकल आर्बिट्रेज हो गया, वॉलेटिलिटी आर्बिट्रेज हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग होगी दोस्तों। और बहुत सारी मतलब इन्होंने जो बहुत सारी टेक्निक हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका इस्तेमाल किया है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में दोस्तों। जिम साइमंस ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत एडवांस मैथमेटिक मॉडल्स और एल्गोरिथम के थ्रू डेवलप किया है दोस्तों। इसका नाम क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग है, जैसा भी मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। इस क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में दोस्तों जिनमें स्टैटिकल एनालिसिस, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
अदर एडवांस मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनका यूज़ करके मतलब एक ट्रेडिंग चार्ट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है दोस्तों। जिम साइमंस ने अपने जो ट्रेड्स हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और उन्होंने मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही उन्हें एडजस्ट किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मैं उनको जिम साइमंस के बारे में आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिम साइमंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये था कि उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जब भी उन्होंने कोई पोजीशन मार्केट में ली है उसे मतलब बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। कारण से उन्होंने मतलब 2008 से लेकर 18 तक लगातार 66% का रिटर्न मतलब बनाया है और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाकर दिया है दोस्तों। जिम साइमंस ने अपनी ट्रेडिंग से 20 सालों तक लगभग 20 सालों तक मतलब 66% का CAGR के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाए हैं, जो कि वॉरेन बफेट के 21% से कही जाता है। एक्चुअली वॉरेन बफेट हैं उन्होंने अब तक जब से वो ट्रेड कर रहे हैं 21% का ही जो CAGR है मतलब एनुअल रिटर्न है वो कमाया, लेकिन जो जिम साइमंस है उन्होंने 66% का मतलब जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स को दिया है दोस्तों। तो ये हमारे जो 5 ट्रेडर्स हैं दोस्तों, मतलब मैं बताता हूँ जो जिम साइमंस है ना वो धूप को देखकर भी ये बता सकते हैं, पेरिस की धूप को देखकर ये भी अंदाजा लगाया है उन्होंने कि आज मार्केट अप जाएगी या डाउन। मतलब उनका जो मतलब स्टॉक मार्केट का मॉडल है वो इतना एडवांस मॉडल है दोस्तों, वो धूप को देखकर तारों की दिशा को देखकर भी मार्केट को मतलब ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। इतना खतरनाक उनका जो मॉडल है ट्रेडिंग मॉडल है। उन्होंने मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया है, क्वांटिटी मॉडल्स का भी यूज़ किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है हमारे 5 ट्रेडर हैं जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट को एक अलग लेवल पे ही पहुंचाया और मतलब बहुत सारा पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट से अर्न किया दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए बहुत इतना ही है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप जरूर इस वीडियो को देखना दोस्तों। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसके बाद मैं इसी सीरीज़ के ऊपर आपको इंडिया के जो स्टॉक मार्केट मतलब जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजेस बदलाव दिए हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।